गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनसीईआरटी क्लास 12 व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। आज उसका लास्ट पार्ट हम खत्म करेंगे जिसका नाम है मांग की लोच। अब हमने पहले मांग पढ़ी थी, अब हम आज पढ़ेंगे मांग की लोच। तो मांग और मांग की लोच में क्या अंतर होता है? मांग में हम ये बता सकते हैं कि कीमत के बढ़ने पर मांग कितनी घटी और कीमत के घटने पर मांग कितनी बढ़ी, लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ी, क्या उसका मैग्नीट्यूड था, वो हम मेजर नहीं कर सकते। तो हमने उसके लिए जो मार्शल था उसने उसके लिए नया जो कंसेप्ट था वो प्रतिपादित किया था और जिसका नाम था मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच क्या बताती है? ये बताती है कि अगर वस्तु में 1% भी कीमत में कोई परिवर्तन होता है वस्तु की, तो उससे कितनी प्रतिशत उस वस्तु की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, वो क्या होता है, वो कौन बताएगा? वो बताएगी मांग की लोच। चलिए हम कॉन्सेप्ट को आगे लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते आए। किसी भी वस्तु के लिए मांग उसकी कीमत से विपरीत दिशा में जाती है। ये हम पढ़ के आए कि कीमत घटेगी तो मात्रा बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी। दोनों की दिशा कैसी थी? विपरीत थी। परंतु कीमत में परिवर्तन का प्रभाव सदैव समान नहीं रहता। कभी कभी छोटे से कीमत परिवर्तनों के कारण भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। इसके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनके लिए मांग कीमत परिवर्तनों के कारण अधिक प्रभावित नहीं होती। कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है, जबकि अन्य वस्तुओं के लिए कीमत परिवर्तनों के कारण मांग इतनी अधिक अनुक्रियात्मक नहीं होती। मांग की कीमत लोच वस्तु के कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की माप है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है: किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के मांग की कीमत लोच है। एक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है ईडी बराबर वस्तु के लिए मांग से में प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब इस लाइन में हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि ये कहना चाहता है, आप सीधी एक परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि अगर किसी वस्तु में 1% परिवर्तन कीमत में परिवर्तन होता है किसी वस्तु की, तो उससे उसकी मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, उससे क्या कहेंगे? उसे मांग की लोच कहेंगे। या वो कितने रूप से अनुक्रियात्मक रहता है, मतलब रिस्पॉन्सिव कितना होता है अगर कीमत बढ़ी और उससे मात्रा कितनी बढ़ी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका कि आपने कोई वस्तु है, उसकी कीमत थी पहले 5 रुपए, तो आप खरीद रहे थे 10 क्वांटिटी। अब दस कीमत गिर के हुई 2 रुपए और आपने उसकी मात्रा बढ़ा दी 30 रुपए। तो कीमत में तो कितना परिवर्तन आया? 3 रुपए का। लेकिन मात्रा में कितने का परिवर्तन आया? 20 रुपए का। तो इसका मतलब आपने इसको ज्यादा रिस्पॉन्स दिया कीमत के घटने पर। तो कीमत पहले 5 रुपए थी तो हम मात्रा खरीद लेते 10, फिर कीमत गिर के हो गई 2 रुपए तो हमने मात्रा कर दी 30। तो हमने 20 बढ़ा दिए, जबकि मात्रा में कीमत में कितना परिवर्तन हुआ था? सिर्फ 3 रुपए का ही परिवर्तन आया था। तो जिस तरीके से हमारी कीमत के घटने पर हम मात्रा पे कैसे प्रभाव पड़ता है, तो वो हम सब किसमें पढ़ेंगे? मांग की लोच में पढ़ेंगे। ये जो आपको आगे बीच में जो लाइंस बताई हैं, ये मांग की लोच की श्रेणियों के रूप में आती है, जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगी, करती जाऊंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे। और जो कंसेप्ट बीच में इसमें रह गए या बीच में इसमें मिले हुए हैं, हमें अलग से बताने पड़ेंगे, वो मैं आपको लास्ट में चैप्टर खत्म होने पर बता दूंगी। मांग की लोच का फॉर्मूला क्या होता है? मांग की लोच का सीधा साधा फॉर्मूला है, एक मिनट देखिए, फॉर्मूला होता है डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी बटा क्यू। ये मांग की लोच का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। ये डेल का मतलब क्या होता है? ये डेल जब भी आता है इसका मतलब होता है परिवर्तन। तो मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, इंटू ओरिजिनल प्रारंभिक कीमत कितनी थी और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। तो ये कौन बताता है? मांग की लोच बताती है। अब हम कैसे निकालेंगे मांग की लोच? अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, इसने बताई थी कि कीमत कितनी थी? 5 रुपए। तो मात्रा कितनी थी अपनी? 10। फिर कीमत गिर के हो गई 2 रुपए, तो मात्रा कितनी हो गई? बढ़कर 30 हो गई। अब डेल क्यू आया पहले,
डेल क्यू मतलब क्यू में कितना परिवर्तन हुआ, 10 से कितना हो गया 30 हो गए, तो 20 का परिवर्तन हुआ। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ 3 का। ओरिजिनल कीमत कितनी है 5 रुपए और ओरिजिनल मात्रा कितनी है 10 रुपए। अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10/3 और 10/3 मतलब 3.33। इसका मतलब एक से अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मांग की लोच क्या है, अधिक, लोचदार है, एक से अधिक होती है। या तो मांग की लोच होगी एक से अधिक, एक से कम, या फिर एक के बराबर। और अगर बहुत एक्सट्रीम स्टेज में हम जाते हैं तो मांग की लोच होती है 0 या फिर अनंत। किसी वस्तु के मांग वक्र के विषय में सोचिए। मान लीजिए कि मूल्य P0 पर वस्तु के लिए मांग Q0 है तथा कीमत P1 पर वस्तु के लिए मांग Q1 है। यदि कीमत बदलकर P0 से P1 हो जाती है तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा डेल P इक्वल टू P1 माइनस P2 तथा वस्तु की मांग में परिवर्तन है डेल Q इक्वल टू Q1 माइनस Q0। अतः मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन हुआ P बटा P0 100, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100 तथा मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हुआ 100 Q1 माइनस Q0 इंटू 100। तो फॉर्मूला निकाला और फॉर्मूला निकलकर जो आया वो मैंने आपको लिखवा दिया है। आप इसमें मत मतलब अपने आप को कंफ्यूज कीजिए, आपका फॉर्मूला ये निकल कर आएगा लास्ट में। आपको ये याद रखना है डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी बटा क्यू। मांग की कीमत लोड एक संख्या है तथा ये वस्तु की कीमत तथा उसकी मात्रा मापने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली इकाइयों पर निर्भर नहीं करती। ये भी ध्यान देने योग्य है कि मांग की कीमत लोड एक नकारात्मक संख्या होती है क्योंकि किसी वस्तु के लिए मांग वस्तु की कीमत के साथ नकारात्मक रूप से संबंध होता है, परंतु सरलता के लिए हम सदा लोच को निरपेक्ष मांग का ही वर्णन करते हैं। मतलब अगर इसमें माइनस का साइन आएगा तो हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देंगे, माइनस के साइन को उसमें शामिल नहीं करते। किसी वस्तु की कीमत के प्रति उस वस्तु की मांग जितना ही अधिक अनुक्रमणता होती है उस वस्तु की मांग की कीमत और उतनी ही अधिक होती है। यदि किसी कीमत पर किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो मांग की लोच एक से कम होती है तथा उस वस्तु की उस कीमत पर लोच मांग लोच लोचहीन कही जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के समान है तो मांग की लोच एक के बराबर है तथा वस्तु के लिए मांग उस कीमत पर इकाई लोचदार कही जाती है। यदि किसी कीमत पर वस्तु की मांग में परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में अधिक है तो मांग की लोच एक से अधिक तथा वस्तु के लिए उस कीमत पर मांग लोचदार होती है। अब ये हमें समझना है। अब हो गए हम कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। देखिए, पहले इसने कहा मांग की लोच 5 श्रेणियां होती है। मांग की लोच की श्रेणियां बता रहा है। तो पहली होती है मांग की लोच अनंत। दूसरी श्रेणी, या मैं आपको ऐसा बता सकती हूँ, देखिए आप ऐसे याद करिए, इसकी 5 श्रेणियां होती हैं। 5 श्रेणियां हमें यहाँ पढ़नी है। देखिए, पहला क्या हुआ, पूर्णतः लोचदार। दूसरी होती है पूर्णतः बेलोचदार। तीसरी होती है इकाई के बराबर लोच, और फिर इकाई से अधिक या अधिक लोचदार, और एक होती है इकाई से कम या कम लोचदार। ये 5 तरीके की लोच होती हैं। मैंने एक वीडियो में जो पुरानी वाली बुक का है उसमें भी ये एक्सप्लेन कर रखा है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार उसको भी फॉलो कर लेना। बाकी इसमें आपके इतना पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रखा, लेकिन मैं यहाँ आपको समझा देती हूँ। पूर्णतः लोचदार मांग सबसे पहले आई, पूर्णतः लोचदार मांग। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसके डायग्राम से पढ़ते हैं। ये इसका डायग्राम है, मतलब जिसमें कीमत स्थिर रहेगी, मात्रा में कोई भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मात्रा 0 हो जाएगी, अगर कीमत कम हो जाएगी तो मात्रा हो जाएगी अनंत हो जाएगी। कैसे, अगर एक पेन है उसकी कीमत 5 रुपए बाजार में, 5 रुपए से जैसे ही 6 रुपए होगी तो जो जिसने पूरे बाजार में 5 रुपए
लेकिन एक जने ने 6 रुपए कर दिया, तो उसके पास कोई भी नहीं जाएगा पेन खरीदने, वो सब उसके पास जाएंगे जिसके पास पेन कितने रुपए का है, 5 रुपए का। तो उसके पास उपभोक्ता क्या हो गए, 0 हो गए, तो उनकी मांग भी 0 हो गई। लेकिन जैसे ही 5 की 4 कर दी, वैसे ही सारे उपभोक्ता और आसपास के सभी उपभोक्ता किससे पेन लेने आ जाएंगे, जिन लोगों ने 4 रुपए कर रखे। तो मांग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम उसे गिन नहीं सकते, तो इसे हम कहेंगे अनंत। तो यहाँ मांग की लोच क्या होती है, अनंत के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट है अपना एक इसका उल्टा, ये था पूर्णतः लोचदार। अब नेक्स्ट आता है पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार में कीमत में चाहे कोई भी परिवर्तन हो, P1 P2, कीमत बढ़े कीमत घटे, लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखिए, ये मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चाहे कीमत बढ़े चाहे घटे। तो यहाँ मांग की लोच क्या होगी, 0 के बराबर होती है। ये कब होता है, जैसे नमक है, अगर नमक की कीमतें कम हो जाएं तो आप 1 किलो नमक डाल के सब्जी में खाओगे, या नमक की कीमतें बढ़ जाए तो आप नमक नहीं खाओगे। अगर आपकी बीपी की दवाई है, कोई बीपी की दवाई लेता है या कोई दवाइयां लेता है, बीपी की दवाई का एग्जांपल लेते हैं, अगर उसकी कीमतें कम हो जाए तो आप दो दो गोलियां खाओगे, या अगर उसकी कीमतें बढ़ जाए तो क्या गोली खाना बंद कर दोगे। तो ऐसी आवश्यकता वाली वस्तुएं जिनकी कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्रा एक जैसी ही रहती है, तो उन वस्तुओं की मांग क्या होती है, हमेशा पूर्णतः बेलोचदार होती है, मतलब शून्य लोच के बराबर होती है। फिर नेक्स्ट है अपना इकाई के बराबर। इकाई के बराबर कब होगा, जब हमारी कीमत थी 10 रुपए, तो हम कितनी मात्रा खरीदे थे, 5। और जैसे हमारी कीमत कितनी रह गई, 5 रुपए, तो हम कितनी मात्रा खरीदे, 10। दोनों पॉइंट को जोड़ा, तो यहाँ कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है, 10 से कितनी हो गई, 5, तो कितने का परिवर्तन आया, 5 का। मात्रा कितनी थी पहले, 5 रुपए, अब कितनी हो गई, 5। तो दोनों में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बराबर का हो रहा है। इसका मतलब यहाँ मांग की लोच क्या है, 1 के बराबर। जब कीमत में और मात्रा में अनुपातिक रूप से बराबर परिवर्तन होता है, तो उसे वहां पे मांग की लोच क्या होगी, 1 के बराबर होती है। अब आई दो और मांग की लोच, 1 से अधिक और 1 से कम। अब 1 से अधिक कब होगा, देखो 1 से अधिक कब होगा, पहले कीमत थी 10 रुपए, तो हम 5 इकाइयां खरीदे थे। फिर कीमत हुई 5 रुपए, तो हमने इकाई कितनी कर दी, 30। अब कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 5 का, लेकिन मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, 25 का। तो इसका मतलब कीमत में जरा सा परिवर्तन होते ही मात्रा में अधिक परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे मांग की लोच क्या हो गई, 1 से अधिक हो गई। मतलब ये मांग की लोच क्या है, यहाँ पर अधिक लोचदार है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ये किसके लिए, कौन सी वस्तुओं के लिए होती है, विलासिता वाली वस्तु होती है। विलासिता वाली वस्तुएं कौन सी होती हैं, जो हमें आराम देती हैं, जैसे एसी। अगर आज आप अपने घर में एक एसी लगा रहे हो, लेकिन कल आपको पता चला कि एसी के दाम गिर गए, तो आप अपने सारे घर में चार एसी की जरूरत है, तो चारों एसी लगा लोगे। तो कीमत के जरा सा गिरने पर मात्रा में अधिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक लोचदार मांग, या 1 से अधिक मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, कीमत जो मात्रा में परिवर्तन अधिक होगा, किसकी तुलना में, कीमत में परिवर्तन की तुलना में, तो वहां मांग की लोच 1 से अधिक होती है। अब इसका उल्टा हो गया, 1 से कम, क्या होगा, 30 रुपए कीमत है, कितनी इकाई खरीदे, 5। और जैसे ही कीमत गिरी, अब कितनी रुपए रह गई, 5, तो हमने इकाई कितनी कर दी, इकाई हमने बढ़ाई 10। दोनों को मिला दो, अब यहाँ कीमत में कितना परिवर्तन है, 30 से 5, 25 का, और मात्रा में कितना परिवर्तन है, 5 का। तो कीमत में परिवर्तन अधिक है, किसकी तुलना में, मात्रा की तुलना में। तो यहाँ मांग की लोच क्या हो गई, 1 से कम। ऐसी जरूरतें वाली चीज वस्तुएं जिनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, तो वहां पे मांग कीमत के घटने पर भी हमें उसकी मात्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे मांग की लोच होती है 1 से कम। तो हमने 5 श्रेणियां होती हैं इसमें, जिसमें पहले का नाम है पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरा पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरा 1 से अधिक लोचदार, 1 के बराबर, इकाई के बराबर, और तीसरा और पांचवा 1 से कम या कम लोचदार। यही ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया। मांग की लोच संख्या मात्र है तथा ये कीमत एवं मात्रा को मापने के उपयोग में लाई गई इकाइयों पर निर्भर नहीं करती। मान लीजिए कि मुद्रा की इकाई रुपया है तथा वस्तु की मात्रा किलोग्राम में मापी जाती है। कीमत P0 मांग Q0 है तथा कीमत P1 मांग Q1 है। तो P0 और Q1 तक कीमत परिवर्तन
पर ध्यान दीजिए, कीमत में परिवर्तन P1 रुपए प्रति किलोग्राम, P0 रुपए प्रति किलोग्राम, P1 माइनस P0 रुपए प्रति किलोग्राम। वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन बटा वस्तु की आरंभिक कीमत इंटू 100। P1 P0 रुपए प्रति किलोग्राम इंटू 100, P0 बटा P0 इंटू 100। वस्तु की मात्रा में परिवर्तन Q1 किलोग्राम, Q0 किलोग्राम, Q1 माइनस Q0 किलोग्राम। वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन Q1 माइनस Q0 किलोग्राम बटा Q0 किलोग्राम इंटू 100, Q1 माइनस Q0 अपन Q0 इंटू 100 और Q1 माइनस Q0 बटा Q0 इंटू 100 बटा P1 माइनस P0 बटा P0 इंटू 100। यदि कीमत को मापने के लिए द्रव्य की इकाई पैसा है तथा मात्रा को ग्राम में माना जाता है, तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत 100 P0 पैसा प्रति 1000 ग्राम मानी जाएगी। इसमें कुछ भी नहीं बताया, इसमें ये बताया कि मांग की लोच में इनका कोई महत्व नहीं होता। आप सिंपल तरीके से जिस इकाइयों में दिए गए हैं उस इकाइयों में निकाल सकते हो, इकाइयां कोई मायने नहीं रखती। नेक्स्ट है रेखिक मांग वक्र की दिशा में लोच। कि जब अगर मांग वक्र सीधी लाइन है तो उसमें उसकी दिशा में क्या लोच है, क्या लोच होती है, क्या मांग की लोच होती है। अगर मांग वक्र ऐसा है तो यहाँ पे मांग की लोच कैसी कैसी होगी, तो देखिए दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ बना लेते हैं दूसरी जगह पे। देखिए एक मिनट, ये अपना मांग वक्र है डी डी। अब ये 0 है, बीच में से काटे तो मांग की लोच होगी 1 के बराबर। ऊपर से जाए तो 1 से अधिक, नीचे आए तो 1 से कम, तो यहाँ पर हो जाती है 0 और यहाँ पर हो जाएगी अनंत। तो मांग वक्र पर अलग अलग मांग वक्र के बिंदुओं पर मांग की लोच क्या है, अलग अलग है। आपसे कभी क्वेश्चन आ जाता है और पूछा जाता है ये ए पॉइंट है, इसे मांग की लोच क्या है, तो आप देख रहे हैं बीच में से कटा हुआ है तो मांग की लोच 1 के बराबर है। फिर आपसे कोई पूछे बी पॉइंट है, मांग की लोच क्या है, तो ये 1 से ऊपर है, अधिक है, तो मांग की लोच अधिक है। फिर कोई आपसे पूछे ये सी बिंदु है, मांग की लोच क्या होगी, तो 1 से कम होगी। और यहाँ पर हमेशा 0 होता है, ये हम सीमांत उपयोगिता वगैरह पढ़कर आए, और यहाँ पर हमेशा अनंत होगा। तो यही अब इसमें बताएगा ये। और इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, इसका फॉर्मूला होता है निचले हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा। आइए देखिए मांग वक्र Q इक्वल्स टू ए माइनस बीपी का विश्लेषण करें। ध्यान दीजिए कि मांग वक्र की किसी भी बिंदु पर मांग में परिवर्तन प्रति इकाई कीमत परिवर्तन Q बटा P B 2 माइनस 16 Q बटा P के मान को स्थानापन्न करने पर हमें प्राप्त होता है B इंटू P बटा Q BP A इंटू BP। 2.17 से स्पष्ट है कि एक रेखीय मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच विभिन्न होती है। P बराबर है 0 पर लोच 0 है तथा Q 0 पर लोच है। P A बटा 2B पर लोच है किसी कीमत पर जो 0 से अधिक हो परंतु A बटा 2B की तुलना में कम हो। लोच 1 से कम है तथा किसी भी मूल्य पर लोच 1 से अधिक है। जब कीमत A बटा 2B की तुलना में अधिक है, देखा जाए 2.17 में एक रेखीय वक्र पर मांग की कीमत लोच को जैसे समीकरण में दर्शाया गया है। देखो ये मैंने आपको बता दिया, मांग की लोच बीच में से कटी तो 1 के बराबर, ठीक है। ये देखिए 1 से बराबर, ऊपर से 1 से अधिक, यहाँ पर अनंत, यहाँ पर 1 से कम और यहाँ पर 0। इसका फॉर्मूला क्या होगा, निचली हिस्सा अपॉन ऊपरी हिस्सा, ठीक है। रेखीय मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच 0 से अनंत तक परिवर्तित हुई भिन्न है, परंतु कभी कभी मांग वक्र ऐसा हो सकता है कि मांग की लोच पूरी तरह से स्थिर रहे। उदाहरण के लिए एक उदयस्तर मांग वक्र लिए जैसा कि रेखा से 2.18 ए में दर्शाए गए, जो भी कीमत हो स्तर Q पर मांग दी गई है। ऐसे मांग वक्र के लिए कीमत परिवर्तन भी कभी मांग वक्र में परिवर्तन का कारण नहीं बनता तथा सदा ही ED बराबर 0 अतः एक उदयस्तर मांग वक्र पूर्ण रूप से लोचहीन होता है। रेखाचित्र 2.18 भी एक मांग वक्र दर्शाया जिसमें आकृति एक समकोणीय अतिपरवलय कार है। इसमें मांग वक्र में ये गुण है कि मांग वक्र की दिशा में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन मात्रा में सदा समान प्रतिशत परिवर्तन होता है, अतः इस मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की लोच 1 के बराबर होती है।
देखिए मांग वक्र की दिशा में लोच की ज्यामितीय माप, ज्यामितीय माप जो मैंने अभी आपको ये वाला पढ़ाया, इसी को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय माप कहते हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर एक मांग वक्र पे मांग की लोच एक जैसी हो। अगर ऐसा मांग वक्र बने तो यहाँ पे मांग की लोच हमेशा क्या होगी, 0 होगी। लेकिन ऐसा मांग वक्र बने तो यहाँ पे मांग की लोच हर एक बिंदु पे 1 के बराबर होगी। तो कुछ ऐसा मांग वक्र है जो अपवाद है, जहाँ पे मांग की लोच 0 भी हो सकती है और मांग की लोच 1 के बराबर भी हो सकती है। देखा मांग वक्र की दिशा में दिशा की ज्यामितीय विधि, एक रेखीय मांग वक्र की लोच आसानी से ज्यामितीय पद्धति से मापी जा सकती है। एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच मांग वक्र के नीचे वाले खंड में तथा ऊपर वाले खंड के बीच उस बिंदु पर अनुपात के रूप में दी जाती है। मैंने बता दिया आपको कि ऊपर निचली हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा इसका फॉर्मूला होता है। ये देखने के लिए नीचे दिए गए रेखा चित्र पर गौर कीजिए, जो दर्शाती है कि एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र Q इक्वल टू a माइनस BP। मान लीजिए कीमत P0 पर वस्तु के लिए मांग Q0 है। अब एक छोटी सी कीमत परिवर्तन पर गौर कीजिए। नई कीमत P1 है तथा उस कीमत पर वस्तु के लिए Q1 मांग है। तो डेल्टा Q हो गया, जहाँ हमने पढ़ा है ना परिवर्तन है, Q1 बाय Q0 इक्वल टू CD। यह समीकरण छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाना है इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। समान त्रिकोण बनाएगा और DA बटा DB, DA बटा DB, देखिए DA बटा DB, ये जब बराबर ये बता रहा है, मतलब ये निचले हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा का क्या करता है, भाग करता है। और जब आपको ज्यामितीय विधि बतानी है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। और ये वाला जो डायग्राम जो मैंने आपको बताया है, आगे वो 1 के बराबर मांग वक्र होता है, 2 के बराबर होता है, ये वाला डायग्राम बनेगा ज्यामितीय विधि में। और फॉर्मूला कौन सा होगा, निचले हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा। और आपको कुछ भी नहीं करना। मांग की लोच एक सीधी रेखा रूपी मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर ज्यामितीय तरीके से प्राप्त की जा सकती है। उस बिंदु पर लोच 0 है जहां मांग वक्र समस्तरीय अक्ष से मिलता है, तथा ये उस बिंदु पर है जहां मांग वक्र ऊर्ध्वस्तर अक्ष से मिलता है। मांग वक्र के मध्य बिंदु पर लोच 1 है तथा बाईं और किसी भी बिंदु पर मांग 1 से अधिक और दाईं ओर पर 1 से कम है। ध्यान देने के लिए समस्तलीय अक्ष पर P0 है और ऊर्ध्वस्तर स्तर पर Q0 है तथा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर PA बटा 2B है। यह हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको समझा चुका हूँ। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक। अब मांग की लोच कौन से कारक निर्धारित करते हैं? पहला, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच वस्तु की प्रकृति और वस्तु के निकटतम स्थानापन्न वस्तु की उपलब्धता पर करता है। तो सबसे पहले प्रकृति करती है किसकी, वस्तु की। अगर वस्तु इजिली अवेलेबल है, आप चाय की जगह चाय की कीमतें बढ़ गई, आप कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मांग की लोच क्या हो गई, क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मांग की लोच हो गई लोचदार। तो अब उदाहरण के लिए देखिए, खाद्य पदार्थ जैसे आवश्यक वस्तुओं के संबंध में विचार करें। आवश्यक वस्तु है जिनके बिना आप रह नहीं सकते, कीमत बढ़े घटे आपको तो वो खरीदनी ही खरीदनी है, तो वहां मांग की लोच क्या होगी, 1 से कम। लेकिन ऐसी विलासिता वाली वस्तुएं जिनके बिना आप रह भी सकते हो, अगर कीमत बढ़ जाएंगी तो उनको नहीं खरीदोगे, और कम हो गई तो उनको ज्यादा से ज्यादा खरीदोगे, तो मांग की लोच 1 से अधिक। ऐसी वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक होती है तथा उनकी कीमतों में परिवर्तन होने पर उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं होता। खाद्यान्नों की कीमतों के बढ़ने पर भी उनके लिए मांग में बहुत परिवर्तन नहीं रहा होता। इसके विपरीत विलासिता की वस्तुओं को मांग पर उनकी कीमत में परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः आवश्यक वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोचहीन होने की संभावना होती है, जबकि विलासिता की वस्तुओं के लिए मांग की लोच लोचदार होने की संभावना होती है। यद्यपि खाद्य पदार्थों के लिए मांग लोचहीन है, परंतु कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों के लिए मांग रोजगार हो सकती है, जैसा कि कुछ विशेष किस्म की दालों के लिए लीजिए। यदि किसी विशेष किस्म की दाल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग किसी अन्य दाल का उपभोग करना शुरू कर देंगे जो उसके निकट का स्थानापन्न है। उस वस्तु की मांग लोचदार होती है। मतलब हम फटाफट क्या करेंगे, अगर कोई दाल है हम नहीं खाते और उसकी दूसरी दाल की कीमत अगर उसकी दाल महंगी हो गई, जो दाल हम खाते थे, तो हम दूसरी वाली दाल उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। कोई बात नहीं, महंगी होगी तो हम दूसरी खा लेंगे, इसकी जगह इसका सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। तो उसको वहां पर मांग की लोच क्या होगी, लोचदार। जैसे मैंने आपको बताया था, चाय महंगी हो गई तो हम उसके लिए कॉफी पी लेंगे। दोनों आपको गर्म है, ठीक है, तो आप वो चाय की जगह फटाफट कॉफी का यूज कर सकते हो। तो वहां मांग की लोच क्या होगी, लोचदार हो गई। यदि निकट की स्थानापन्न वस्तुएं संदर्भ और उपलब्ध नहीं है तो ऐसी वस्तुओं के लिए मांग लोचहीन होगी। लेकिन
अगर चाय की कीमतें बढ़ जाती हैं लेकिन कॉफी अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या पीनी पड़ेगी, सिर्फ चाय पीनी पड़ेगी। तो वहां पे मांग की लोच क्या हो गई, एक से कम लोच ही। अब आ गई लोच तथा व्यय। ये जो हम पढ़ रहे हैं अब, ये हम पढ़ रहे हैं विधियां। पहले थी प्रतिशत विधि, एक हमने पढ़ी ज्यामिति विधि, और अब ये आ गई कुल व्यय विधि। ये मैं आपको इकट्ठा भी पढ़ा दूंगी। किसी वस्तु पर व्यय उस वस्तु की मांग के बराबर होता है जो उस वस्तु की कीमत का गुना होता है। प्राय ये जानना महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्च में कैसे परिवर्तन आता है। वस्तु की कीमत तथा उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे के प्रतिलोम संबंध है। कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अथवा कमी, या उस पर बात पर निर्भर करती है कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की कीमत कितनी अनुक्रियात्मक है। किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि को लीजिए। यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में अधिक है तो वस्तु पर होने वाला व्यय कम हो जाएगा। दूसरी ओर यदि मात्रा में प्रतिशत गिरावट कीमत में प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम हो तो वस्तु पर व्यय अधिक होगा, और यदि प्रतिशत मात्रा में कमी कीमत में प्रतिशत वृद्धि के बराबर हो तो उस वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित होगा। वस्तु की कीमत में गिरावट पर विचार करें। यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में अधिक है तो वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट की तुलना में कम है तो वस्तु पर किए गए व्यय गिरावट आ जाएगी, और यदि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कीमत में प्रतिशत गिरावट के समान है तो वस्तु पर व्यय अपरिवर्तित रहेगा। अब इसको हम सीधा से समझते हैं। सीधी सी बात ये बताना चाह रहा है, पहला केस, कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाएगी, घट जाएगी। दोनों में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है। एरो का मैंने आपको हमेशा सिखाया है, एरो देखो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब अगर कोई वस्तु हम खरीद लेते हैं, उसकी कीमत घट गई तो हम उस वस्तु पर ज्यादा खर्चा करेंगे और उसकी ज्यादा मात्रा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत घट गई। तो यहाँ मांग की लोच क्या हो गई, एक से अधिक। ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा इसने कहा कि अगर कीमत कम हो गई तो मात्रा भी क्या हो गई, कम हो गई। हमने उसके ऊपर खर्चा करना कम कर दिया। कीमत बढ़ गई तो मात्रा भी बढ़ गई, हमने खर्चा करना ज्यादा कर दिया। मैंने आपको एग्जांपल बताया था देसी घी और डालडा घी वाला, निम्न स्तरीय वस्तु। अगर वस्तु निम्न स्तरीय है और अगर उसकी डालडा घी की कीमत घट गई लेकिन मेरी आय बढ़ गई थी, तो मैंने क्या करा था कि अब मैं 2 डालडा घी के डब्बे लाती थी, अब मैं डालडा घी का एक ही डब्बा लाऊंगी और एक डब्बा किसका है, देसी घी का। तो कीमत के मेरी आय के बढ़ने पर देसी घी की कीमतें थी, कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डालडा घी की कीमतें कम हो गई। तो मुझे डालडा घी ज्यादा खरीदना चाहिए था लेकिन मैंने डालडा घी कम खरीदा, तो कीमत के घटने पर मात्रा भी कम हो गई। इसका मतलब एरो किस दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब एरो एक दिशा में जा रहे हो तो मांग की लोच एक से कम। अलग अलग दिशा में एक से अधिक और एक दिशा में एक से कम, इसका मतलब हम इसमें खर्चा क्या करेंगे, कम करेंगे। अब एक और तीसरा तीसरा इसमें बताया कि अगर कीमत घटे या कीमत बढ़े लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्रा स्थिर होती है, तो मांग की लोच एक के बराबर। ठीक है। मतलब ऐसा आवश्यकता वाली वस्तु है। अब आप कहोगे आपने उधर मांग की लोच की श्रेणियों में तो 0 बराबर बताया था और यहाँ पर आप 1 के बराबर बता रहे हो। दोनों में इसमें हम खर्चा ले रहे हैं, तो इसमें आप वहां पे 0 इसलिए बताया था क्योंकि वहां पे कीमत बढ़े या घटे लेकिन आपकी मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि खर्चे में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर कीमत घट जाए तो आप उस पर खर्चा थोड़ा कम कर दोगे, कीमत बढ़ जाए तो खर्चा बढ़ा दोगे, लेकिन मात्रा तो वही रहेगी, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मांग की लोच क्या रहेगी, हमेशा 1 के बराबर रहेगी। तो यही इस कुल व्यय विधि में बताया गया। कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु पर व्यय में परिवर्तन तभी विपरीत दिशा में आ जाएगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचदार है, वस्तु पर व्यय में परिवर्तन तथा कीमत में परिवर्तन तथा समान दिशा में होगा, तब केवल मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में कम हो। अर्थात यदि वस्तु की कीमत लोचहीन है, वस्तु पर व्यय न अभी भी अपरिवर्तित रहेगा यदि केवल मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के समान है। अर्थात यदि वस्तु इकाइयां लोच वाली हैं। ये मैं आपको करा दिया, आपको अभी भी समझा दिया। अब एक ये है आयतकार अतिपरवलय।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, ये आपका तटस्थ वक्र है, या आपका अभी लागत पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। इसका मतलब ये है कि इसके हर बिंदु का जो एरिया है, ये एरिया कितने के बराबर है? 1 के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे मांग की लोच हमेशा 1 के बराबर ही होगी। इसे कहते हैं अतिपरवलयिक कार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसे। अपने को नेक्स्ट बस ये बजट सेट पढ़ना है, फिर अपना चैप्टर खत्म। बजट सेट उन वस्तुओं के सभी बंडलों पर संग्रह है जिसमें उपभोक्ता प्रतिशत बाजार कीमत पर अपनी आय में खरीद सकता है। मतलब दो वस्तुएं हैं, उसको दी गई मात्रा को हम खरीद सकते हैं। अब अपन ने बजट रेखा पढ़ा था, तो बजट रेखा क्या कहती है? ये वस्तु एक्स की कीमत है, ये वस्तु वाई की कीमत है, ठीक है, और हमारी आय है। तो हम वस्तु एक्स में कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं प्लस वस्तु वाई में कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, और हमारे पास कितनी इनकम है, ये सब कौन बताएगा? बजट रेखा बताती है। और ये दोनों क्या है? बजट सेट है कि हम एक्स को कितना खरीद रहे हैं और वाई को कितना खरीद रहे हैं। बजट रेखा उन सभी बंडलों पर प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय व्यय हो जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है, नीचे की तरफ गिरी हुई थी, आपको मैंने बता दिया था। यदि कीमत पर आय दोनों में किसी एक में परिवर्तन आता है तो बजट सेट में परिवर्तन आ जाता है। अगर कीमत बढ़े या आय बढ़े या घटे, तो उन दोनों में जिसमें परिवर्तन आएगा तो आपके सेट में भी परिवर्तन आएगा। अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो आप कोई वस्तु ज्यादा खरीदोगे, अगर कीमत में कमी हो जाती है तो भी उस वस्तु को ज्यादा खरीदोगे। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ, आय कम हो गई तो आप उसको कम खरीदोगे, अगर कीमत बढ़ गई तो उसे ज्यादा खरीदोगे। सभी संबंधित मंडलों के संग्रह के विषय में उपभोक्ता के सुस्पष्ट अधिमान है और उन पर अपने अधिमान के अनुसार उनकी श्रेणीकार कर सकता है। उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट मानी जाती है। अंदिमान वक्र सभी, अंदिमान मतलब तटस्थ वक्र, बिंदुओं का बिंदुपात है जो उन बंडलों को प्रदर्शित करता है जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ है। अंदिमान की एकादिष्टता से अभिप्राय है कि अंदिमान वक्र की प्रवणता नीचे की ओर है। जब उपभोक्ता का अधिमान सामान्यतः अंदिमान मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। उपभोक्ता का अंदिमान सामान्यतः उपभोक्ता फलन द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। एक युक्तिशील उपभोक्ता सदा बजट सेट में से अपने सर्वाधिक अधिमानता बंडल का चयन करता है। उपभोक्ता का इष्टतम मंडल बजट रेखा तथा अंदिमान वक्र के बीच स्पष्टतर बिंदु पर स्थित होता है। उपभोक्ता का मांग वक्र वस्तु की उस मात्रा को प्रदर्शित करता है जिसमें चयन उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों से ऐसी स्थिति में रहता है जब उन वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय तथा उसकी रुचि और अनुमान अपरिवर्तित रहते हैं। मांग वक्र की प्रवणता साधारणतः नीचे की ओर होती रहती है। ये तो पढ़ के आ चुके हैं अपन के तटस्थ वक्र कैसा होता है। दो वस्तुएं होती हैं, ये देखिए ऐसी, ये हमारा वस्तु एक्स और ये वस्तु वाई, और दोनों का उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, दोनों के बीच में क्या है? तटस्थ है। दोनों संभावनाओं का उपभोग करेगा, लेकिन ये नहीं बता सकता कि कौन सी उसको ज्यादा पसंद है। मतलब दोनों को क्या दे रही है? समान संतुष्टि दे रही है। मांग वक्र हमेशा क्या होता है? नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। उपभोक्ता का मांग वक्र वस्तु की उस मांग को प्रदर्शित करता है जिसका चयन उपभोक्ता कीमत के विभिन्न स्तरों पर ऐसे स्थिति में करता है जब उन वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय रुचियां सब स्थिर हो। मांग वक्र की प्रवणता सामान्यतः नीचे की ओर होती है। किसी सामान्य वस्तु के लिए मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ होती है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के साथ निम्न स्तरीय मांग में गिरावट होती है, अपन पढ़ के आ चुके हैं। बाजार मांग वक्र बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को वस्तु की कीमत में विभिन्न स्तरों पर समग्र दृष्टि से देखकर मांग को प्रदर्शित करता है। किसी वस्तु की मांग की कीमत रोज किसी वस्तु की मांग के प्रतिशत में परिवर्तन को उसकी कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त की जाती है। ये सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने आज क्या पढ़ा? मांग की लोच। मांग की लोच क्या होती है? जब किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन होता है तो उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है वो किससे पता चलता है? मांग की लोच से पता चलता है। मांग की लोच और मांग में क्या परिवर्तन, क्या अंतर होता है? कि मांग की लोच तो बताती है कि कितना परिवर्तन हुआ है प्रतिशत में, और मांग क्या करती है? मांग हमें सिर्फ बताती है कि कौन सी दिशा में हमें जाना है। जैसे हम कर रहे थे ना, एक एक मांग वक्र पे हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहे थे, और दूसरे में दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा मांग की लोच की श्रेणियां। मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती है। पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम।
ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? पूर्णतः लोचदार का तो पूर्णतः लोचदार ही है, पूर्णतः बेलोचदार का शून्य लोच है। इकाई के बराबर का नाम है लोचदार। इकाई से अधिक अधिक लोचदार, इकाई से कम कम लोचदार। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मांग की लोच के मापन। तो मांग की लोच के 3 मापन होते हैं, एक होता है प्रतिशत विधि, एक होता है ज्यामितीय विधि और एक होता है कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में हमने पढ़ा था कि कीमत और मात्रा में अगर विपरीत संबंध होगा तो मांग की लोच क्या होगी? 1 से अधिक होगी। अगर एक जैसा संबंध होगा तो 1 से कम होगी, और अगर कीमत के बढ़ने घटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता मात्रा पे तो 1 के बराबर होगी। फिर हमने दूसरी विधि थी प्रतिशत विधि। प्रतिशत विधि में मांग की लोच का फॉर्मूला डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी बटा क्यू होता है, ये पढ़ाया था। फिर तीसरा हमने पढ़ा था ज्यामितीय विधि, जिसमें हमने पढ़ा था कि मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की रोज क्या होती है? अलग अलग होती है। और जैसे मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, निचली हिस्सा अपॉन ऊपरी हिस्सा। ठीक है, तो ये इसका पूरा सार था। फिर इसमें आया नेक्स्ट एक और चीज देखिए, इसमें नेक्स्ट आएगा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। तो इसने तो 2-3 बताया, एक ही बताया जैसे वस्तु की प्रकृति। अगर स्थानापन्न वस्तु है तो मांग की लोच लोचदार है, अगर स्थानापन्न नहीं है तो बेलोचदार है। लेकिन इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे समय है, अगर समय कम है तो कम लोचदार है, और समय अधिक है तो अधिक लोचदार है। आय अगर ज्यादा खर्च करते हैं तो लोचदार है, आय कम खर्च करते हैं तो कम लोचदार है। ठीक है, तो अलग अलग है इसमें कारक, जो मैंने पुरानी बुक से कुछ वीडियोस बनाए हैं। आप उन वीडियोस को भी सर्व करिए, उनको भी देखिए, तो आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने पूरा कोर्स तो कवर कर रखा है और हम एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनएमनेसली दे रखी हैं, जिसको हम मतलब दे तो वो सही है, लेकिन एक्सप्लेन कम कर रखा है, तो जिसका एक्सप्लेनेशन पुरानी बुक्स में भी मिल जाता है। तो उसको लेकर मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो आप देखिएगा। और आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जो है उत्पादन और लागत की अवधारणा। तो आज बस इतना ही, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। जो भी पढ़ाया है एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, बजट सेट हम कर चुके हैं। बजट सेट होता है जो बजट के अलग अलग बजट में आए हुए अलग अलग वस्तुओं की संभावनाओं को बताता है। अधिमान 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 जो होता है वो उपभोक्ता की रुचियों को और उनकी पसंद को बताता है। अंधिमान वक्र, तटस्थ वक्र को ही कहते हैं, उदासीन वक्र को ही कहते हैं, जो अलग अलग वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है, जिसमें जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है, और उपभोक्ता उस दोनों वस्तुओं के बीच में तटस्थ रहता है। एक दुष्ट अधिमान और उपयोगिता फलन बताया कि अलग अलग वस्तुओं से हम कितनी उपयोगिता प्राप्त करते हैं। मांग बता दिया कि एक निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर हम जो वस्तु को निश्चित कीमत पर लेने के लिए तत्पर हैं, तो वो मांग है। मांग वक्र जो कीमत और वस्तुओं की मात्रा के बीच में एक रेखीय चित्रण दिखाता है, वो मांग वक्र है। आय प्रभाव, आय से जो मांग के ऊपर प्रभाव पड़ता है वो आय प्रभाव है। निम्न स्तरीय वस्तुएं वैसी वस्तुएं जिनमें आय का प्रभाव कम होता है, और आय के एकदम से बढ़ जाने पर कीमत में चाहे उनकी कितनी भी गिरावट है, उनकी मात्रा कम हो जाती है। पूरक वस्तुएं जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है, अगर एक की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी की मात्रा अपने आप ही कम हो जाती है, जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है, फिर लोच बताया था। मांग की लोच क्या होती है कि 1% कीमत में परिवर्तन होने से मात्रा पे कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा अलग अलग प्रकार दो वस्तुओं को एक उपभोक्ता अपनी आय में कितने में खरीद सकता है उसको बताती है। अंतिमान आपको बता ही दिया। प्रतिस्थापन दर क्या होती है कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए हम दूसरी वस्तु का कितना त्याग करते हैं। प्रतिस्थापन की हास्यमान दर भी यही कहती है कि अगर हम एक वस्तु की इकाई को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाई का कितना त्याग करते हैं। अंतिमान मानचित्र आपको बता दिया, वो ऐसे मानचित्र जो अलग अलग प्रकार जो उपभोक्ता के अलग अलग रुचियां बताता है। उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु वहां होता है जहां पर अंदिमान वक्र बजट रेखा के बराबर होता है और अंदिमान वक्र ऊर्ध्वाधर होता है। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के घटने पर मात्रा बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने पर मात्रा कम हो जाती है। प्रतिस्थापन प्रभाव, जब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव में लेते हैं। सामान्य वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिसमें आय के बढ़ने पर
मात्रा बढ़ जाती है और आय के कम होने पर मात्रा कम हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुएं वो वस्तु होती है जब हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपयोग करते हैं, जैसे चाय और कॉफी। वस्तु मांग की कीमत, ना आपको बता दिया, वस्तु मांग की कीमत जो मांग की लोच है, मांग मतलब वस्तु की मांग की कीमत क्या होती है कि जिसको आप एक निश्चित समय पर जो वस्तु खरीदने के लिए तत्पर हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये चैप्टर कवर करना बहुत जरूरी था। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्पादन तथा लागत। तो इसे भी हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।